नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जीत क्लासेस के इस मंच पर, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। बात करें अगर इस मंच का, तो एक ऐसा मंच जहां हम सारे वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। विशेषकर जो हमारा फोकस चल रहा है वो आपके अपकमिंग सारे भी एग्जाम, जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सब से रिलेटेड जीके जीएस पोर्शन को कवर करना। ठीक है, मैं सुजीत सिंह स्पेशल जीके जीएस कवर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी हमारे प्लेलिस्ट में करंट अफेयर भी चल रहे हैं। एसआई स्पेशल ब्रह्मानंद सर कवर कर रहे हैं। ठीक है, मूल विधि का, ठीक, और बाकी हमारा ही टॉपिक बेस्ड भी प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज है, यानी हम क्वेश्चन से रिलेटेड प्रैक्टिस करा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देकर ज्यादा से ज्यादा उस पर प्रैक्टिस कराना। ठीक है, एक क्वेश्चन दीजिए, उस पर सारा डिस्कशन करिए, ताकि आपका एक बार में वो सारा क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो चलिए, ये सेट नंबर 15 है। उसके पहले अगर हम बता दें, आप अगर हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो हमें सर्च करें जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह, और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़ें। ठीक है ना? चलिए, अगर आप हमारे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं डेली क्वेश्चन से, तो आप वहां जाएं और सर्च करें जीत क्लासेस, हिंदी में लिखें जीत डैश क्लासेस। ठीक है, और आप हमें हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पेज पर मोर देन 810 फॉलोअर्स के लिए, प्लस यूट्यूब पर मोर देन 500 प्लस फॉलोअर के लिए आपका शुक्रिया। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न आज के सेक्शन का, कि किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। देखिए, ये संविधान संशोधन हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7th नंबर है, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई राज्यपाल या गवर्नर किसी एक स्टेट का गवर्नर है, और अगर इन केस सेकेंड स्टेट को, उसके बगल का कोई स्टेट में अगर खाली है वो पद, तो वो संभाल सकता है। ठीक है, यानी एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर है? तो ये 7वां है अमेंडमेंट इसके तहत। 15th अमेंडमेंट जो था वो 1963 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 15वां था। ठीक है, 61वां बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी का तो पेट क्वेश्चन। ठीक है, 61st अमेंडमेंट किसके लिए जाना जाता है? तो 61st अमेंडमेंट जो है वो है आपका मताधिकार आयु एज जो है वो है आपका 21 से घटा के 18 कर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 326 मताधिकार का उपयोग करना। तो उसमें क्या है कि जो हम एज, वोटिंग एज जो है वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, 65th अमेंडमेंट में ये एससी आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, अनुसूचित जाति का आयोग का गठन की व्यवस्था की गई थी, जो हमारे आर्टिकल 338 में डिस्क्राइब है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 212 विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है, यानी द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिडक्टेड बाई। कैसे हमें पता चलेगा? तो वो पता चलेगा हमें गैल्वेनोमीटर द्वारा। क्लियर है? याद रखिएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग हियर ओनली फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नॉट फॉर द मेजरमेंट और नॉट फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड की बात हम नहीं कर रहे हैं कि कितना एम्पियर, कितना वोल्ट, कितना क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, कितना उसमें क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। हमें बस बताना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा है कि नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। तो सिर्फ डिडक्शन करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि एमीटर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि कितना एम्पियर उसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, वोल्टामीटर जो होता है ये किसी भी 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, यानी किसी भी 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस, जो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का मेजरमेंट करता है वोल्टामीटर। क्लियर है? ट्रांसफार्मर जो है वो याद रखिएगा कि हाई वोल्टेज एसी करंट को लो वोल्टेज एसी करंट या लो वोल्टेज एसी करंट को हाई वोल्टेज एसी करंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। यही काम ट्रांसफार्मर का होता है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है 213 नंबर कि दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब किया। देखिए, दीन इलाही धर्म की स्थापना सबसे पहले तो हो गया कि किसने किया, तो ये किया अकबर ने। अब कब किया था? देखिए, 1542 में तो उनका जन्म हुआ, 1556 में राज्याभिषेक हुआ,
1575 में हाँ इबादत खाना की स्थापना किया उन्होंने, और 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। यानी 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो अकबर ने। याद रखिएगा 1542 में मैंने बताया इनका जन्म हुआ था, अमरकोट में राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद 14 फरवरी 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे याद रखिएगा, राज्याभिषेक हुआ था 1556। इसके बाद इसी सन में आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में ही। 1575 में इबादत खाना इन्होंने बनाया। इबादत खाना ये फतेहपुर सिकरी में बनाया गया था। ये सिर्फ बनाया गया था किसके लिए? कि ताकि वहां धर्मगुरु आके अपने अपने धर्म के बारे में बात करें, और प्लस इबादत करना हो, अपने ईश्वर के प्रति इबादत करना हो, तो वहां पे आप सारे धर्म के लोग इकट्ठा होकर इबादत कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते थे अकबर? यहाँ सारी चीजों को सुनते थे, सारी बातों का निष्कर्ष देखते थे। ठीक है, फिर हुआ क्या कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना सारे हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म हैं उनकी अच्छी अच्छी बातों को क्या किया जाए, कंपाइल करके एक जबरदस्त क्या कर दिया जाए, तो धर्म की स्थापना कर दिया जाए। इन्होंने 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। ठीक है, तो ये दीन इलाही क्या था? धर्म था। इसकी स्थापना अकबर ने किया था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 214 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना? देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली सभा बैठी। ठीक है, जिसका अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने किया था। याद रखिएगा 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर को जब संविधान सभा गठित हुआ तो उसकी पहली बैठक जो हुई तो उसमें सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, तो उनको 2 दिन के लिए अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया संविधान सभा का। क्लियर? अब बात करें अगर बी आर अम्बेडकर साहब की, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर साहब, सच्चिदानंद सिन्हा साहब अस्थायी अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, और जवाहरलाल नेहरू जी ये थे आपके यूनियन यानी संघीय संविधान समिति और संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू साहब थे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है 215 नंबर कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप डेट वाइज रख सकते हैं इसको कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में आजादी के बाद हुई। 1955 में भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। क्लियर? 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। भारत में पहला बैंक 1921 इंपीरियल बैंक कोलैस करके बनाया गया था। 1935 में आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1935 में। ठीक है, 1921 में इंपीरियल बैंक, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1949 में नेशनलाइज्ड किया गया था। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा। और इसके बाद 1955 में एसबीआई बैंक और 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। कभी कभी क्रम पूछा जाता है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर हैं? आर्टिकल 216 क्वेश्चन नंबर 216, मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर हैं? देखिए, मानव हृदय 4 चैम्बर से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। अब अगर बात करें ऑप्शन की कि क्या 2 चैम्बर वाले भी कोई चीज जीव या जंतु होते हैं, तो बिल्कुल 2 चैम्बर वाले जो हार्ट होते हैं वो मछलियों के होते हैं। एसएससी के लिए ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2 चैम्बर्ड हार्ट किसका होता है? तो मछलियों का। ठीक है, क्योंकि सबसे जो पहले आप पढ़े होंगे मत्स्य अवतार हुआ था, अभी उतना डेवलप्ड नहीं था, तो सबसे पहले 2 फिर 3। ठीक है, फिर मत्स्य के बाद फिर एम्फीबियंस हुए, तो 2 के बाद 3। याद करने का तरीका, 2 पहले आपके मछली का हो गया, एम्फीबियंस के होते हैं जो लैंड और उस पे वाटर दोनों में रहते हैं। ठीक है ना? वैसे रेप्टाइल्स जो है यानी उनके होते हैं 3 चैम्बर ऑफ हार्ट, और 4 चैम्बर होते हैं आपके मैमल्स के प्लस मानव के। ठीक है, बर्ड्स के भी होते हैं। याद रखिएगा, पक्षी के भी 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं। एक रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का, उसका 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज हो गया आपका। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है आपका, एक बार फिर से बता दूं, ये है हार्ट आपका। तो ये देखिए, ये लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नीचे को
नीचे को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर बोलते हैं और ऊपर दोनों को हम कलेक्टिंग चैम्बर बोलते हैं, क्योंकि ऊपर जाके खून इधर से आता है और इधर से पास आउट होता है। क्लियर? इसलिए नीचे को डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर जबकि ऊपर दोनों को कलेक्टिंग चैम्बर बोला जाता है। क्लियर? चलिए, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट ये मानव हृदय के हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ये भी बायो सेक्शन से क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सबसे पहले पाचन कहां से शुरू होता है। देखिए, प्रोटीन का जो सबसे पहला पाचन होता है वो मुंह में ना होके अमाशय से होता है, यानी स्टमक से होता है। ठीक है, रेनिन और पेप्सिन ये यहां से स्टार्ट करते हैं आपके स्टमक से। क्लियर? मुंह में किसका होता है ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि मुंह में सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, और वहां डाइजेशन होता है आपका किसका, स्टार्च का या ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का बोल सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है मुंह से। क्लियर? तो याद रखिएगा कि मुंह में क्या होता है, टाइलिन होता है, माल्टेज होता है और लाइजोसोम्स होता है। जब हम खाना ग्रहण करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, लाइजोसोम्स जो होता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, ये हम मुंह की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वहां प्रेजेंस जो माल्टेज होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, जबकि टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्च को ग्लूकोज में, यानी ग्लूकोज में लगातार रूपांतरण हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर डाइजेशन पूछे तो आप फट से क्लिक करना, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, जबकि प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक से स्टार्ट होता है। क्लियर? बाकी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, यहीं पे विलाई विलाई से वो आपके ब्लड स्ट्रीम में भी चला जाता है। ठीक है, एकदम माइक्रोन्यूट्रिएंट के फॉर्म में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, जो बचा खुचा जो भी कुछ होता है वहां पे पानी वानी वो सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर है? चलिए, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन होता है। एसी को डीसी में रूपांतरित, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। जो बच्चे शुरू में तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, एसी को डीसी में क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर क्लिक कर देते हैं। नहीं भैया, ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो करता है आपके हाई वोल्टेज एसी करंट को लो वोल्टेज एसी करंट में, या लो वोल्टेज एसी करंट को हाई वोल्टेज एसी करंट में चेंज करता है। क्लियर? एसी को डीसी में रूपांतरित यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने का काम रेक्टिफायर करता है। क्लियर? ये है आपका रेक्टिफायर, ये चेंज करता है आपका। क्लियर? डायनमो का क्या काम है, डायनमो का काम है आपका, डायनमो जो है वो डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, कोई अगर यांत्रिक ऊर्जा है तो उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ट्रांसफार्मर बता दिया, रेक्टिफायर बता दिया, एमीटर बता ही दिया था शुरू में कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताता है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करता है एमीटर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी जो है भारत में वो डिगबोई है। ठीक है, जबकि हालांकि तेल रिफाइनरी पेट्रोलियम का अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अभी मुंबई हाई कर रहा है। ठीक है, बरौनी बिहार में, विशाखापट्टनम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपका अगर देखें तो डिगबोई असम में, यहाँ पे असम में है डिगबोई। ठीक है, ये है आपका सबसे पुराना तेल रिफाइनरी। क्लियर? बाकी ये मुंबई हाई, मुंबई के जस्ट बगल में इन अरेबियन सी। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका मुंबई है, यहीं से सारा प्रोडक्शन होता है, आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है पेट्रोलियम का। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 220 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में कौन सा सांविधिक निकाय है। देखिए, सांविधिक निकाय यानी स्टैच्यूटरी बॉडी की बात कर रहा है। स्टैच्यूटरी बॉडी होता क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी वो होता है जब व्यवस्थापिका क्या करती है, स्पेशली जब किसी अधिनियम को किसी खास मकसद के लिए पास करती है। ठीक है, ताकि उससे क्या हो सके, चीजों को चलाने में, चीजों लॉ को इम्प्लीमेंट करने में या लोगों को हेल्प करने में आसानी हो। ठीक है, तो यही है कि एक ऐसी संस्था जिसको किसी व्यवस्थापिका द्वारा, ठीक है, किसी स्पेशल पर्पज हेतु कोई अधिनियम लाके इसको क्या कर दिया गया हो, पास किया गया हो और वो एक आयोग बन गया हो, इसका संबंध मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन से ना हो। क्लियर? उसी को हम बोलते हैं सांविधिक निकाय या स्टैच्यूटरी बॉडी। क्लियर? तो इनमें क्या है, निर्वाचन आयोग की मूल रूप से इनकी व्यवस्था है,
अनुसूचित जाति की है, संघ लोक सेवा की आयोग की है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यही है स्टेचुरी बॉडी। ठीक है, अब एक होता है स्टेचुरी बॉडी, एक होता है आपका संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय मतलब जिसका पहले से मूल रूप से क्या हो, संविधान में वर्णन हो। तो इन सब का संविधान में पहले से ही वर्णन है। क्लियर है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, आपके राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो गया, इन सब का केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, इन सब का ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। क्लियर है? यानी संवैधानिक निकाय है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है 221, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बलात्कार को दंडित करती है? देखिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, यूपी स्पेशल एसआई या बिहार एसआई के भी जो मेंस की परीक्षाएं चल रही हैं उसके लिए खास, ठीक है, कि बलात्कार को दंडित करने की जो ये धारा है कौन सी बताती है। हालांकि ये ब्रह्मानंद सर का क्वेश्चन हो गया क्योंकि वो अभी कवर कर रहे हैं एसआई का स्पेशल मूल विधि सारी आईपीसी की धारा, बट इतना जान लीजिए कि धारा जो 375 है, 375 और 376, 375 में बलात्कार को डिफाइन किया गया है और दंडित करने का धारा है 376। ठीक है, तो देखिए 375 में बलात्कार को डिफाइन क्या किया गया है, हमारा आईपीसी क्या कहता है बलात्कार को, कहता है कि किसी पुरुष द्वारा किसी भी महिला की इच्छा, कॉन्सेंट या सहमति, ठीक है, इच्छा या सहमति के विरुद्ध, ठीक है ना, किसी भी महिला की इच्छा या सहमति के विरुद्ध किए गए शारीरिक संबंध तथा भय दिखाकर किए गए शारीरिक संबंध, ये एक चीज हो गया। प्लस 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ आप उसकी सहमति के साथ या सहमति के बिना अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है, वही बलात्कार होता है। क्लियर? तो इन्होंने ये बताया। आर्टिकल 376 में इसको दंडित करने की भी सजा है। ठीक है, और 395 की बात करें तो 395 में डकैती की बात की गई है, 365 में अपहरण की बात की गई है और 300 में हत्या की बात की गई है। ठीक है, धारा 300 हत्या करना, 307 हत्या की कोशिश करना, 144 जो घर से पाबंदी होती है 4 लोगों को इकट्ठा होने का, 365 अपहरण, 376 बलात्कार या रेप करने की दंडित करने की सजा, 312 गर्भपात, 354 स्त्री का लज्जा भंग करना। किसी भी तरह से अगर स्त्री का लज्जा या उसके स्वाभिमान को आप ठेस पहुंचाते हैं तो धारा 354 के तहत भी आपको दंडित किया जा सकता है। क्लियर? ये है 201। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण दिया? ठीक है, देखिए आरक्षण की बात कर रहा है, ईडब्ल्यूएस कोटा यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो कोटा की व्यवस्था की गई, वो संवैधानिक संशोधन कौन सा था? वो था संवैधानिक संशोधन 103 यानी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये डिफाइन करता है कि ईडब्ल्यूएस कोटा से जो रिलेटेड हैं उनको 10% आरक्षण दी जाएगी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल याद रखिएगा एक चीज और, ये बिल नंबर कौन सा था? 103वां तो अमेंडमेंट था ना, ये बिल नंबर अगर पूछे तो 124वां था। ध्यान रखिएगा 124th बिल नंबर, यानी जब कोई बिल आता है उसको पास होता है वो लोकसभा से, राज्यसभा से, प्लस प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट होगा तभी तो वो लॉ बनेगा ना। तो वो बिल अलग होता है और संविधान संशोधन अलग, कुछ कुछ फंस जाता है, कुछ कुछ नहीं पास होता। तो इसलिए बिल जो है वो 124th नंबर का बिल है, जबकि अमेंडमेंट जो है 103rd है। क्लियर? 100 की बात करें तो 100वां अमेंडमेंट जो था वो आपके बांग्लादेश से जो रिलेटेड था, हमारा वो जमीन का इशू जो था, हमारे और बांग्लादेश के सीमा विवाद जो थे वो सॉल्व किया गया, 3 बीघा कॉरिडोर जो था। ठीक है, और 102nd जो अमेंडमेंट था बहुत इंपॉर्टेंट, 102nd बहुत इंपॉर्टेंट, कि ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दिया गया। ठीक है, अभी तक इसके पहले ओबीसी डिपार्टमेंट यानी अन्य पिछड़ा आयोग को आपके संवैधानिक निकाय नहीं था, उसको संवैधानिक निकाय बना दिया गया इसको, यानी डिफाइन करके क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। ठीक है, 103rd ईडब्ल्यूएस कोटा, 104 जो था वो आपके SC/ST आयोग का रिजर्वेशन अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ये तो हर साल, हर 10 साल से पे होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 223 कह रहा है कि निम्न में किसको 50 वर्ष जेल की सजा दी गई और अंडमान निकोबार के जेल में भेज दिया गया था? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनकी मृत्यु इसीलिए होगी, वीडी सावरकर साहब हैं। ठीक है,
ये इनको क्या किया गया था, अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में इनको भेज दिया गया था। किस कारण से, तो नासिक जिले के कलेक्टर जो थे, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। नासिक जिले के जो कलेक्टर थे जैक्सन, ठीक है, उनकी हत्या के षड्यंत्र में इनको गिरफ्तार करके 50 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, वीडी सावरकर साहब वही जो अभिनव भारत की संस्था की खोज की, ठीक है ना। ठीक, याद रखिएगा इनकी एक चीज और, इनका स्टेटमेंट 1857 की क्रांति को ही 1857 की जो भारत की क्रांति हुई थी, इन्होंने वीडी सावरकर साहब ने ही उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। अक्सर पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, किसने कहा, ठीक है, तो वो वीडी सावरकर साहब ने कहा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता की पहली क्रांति, ठीक है, तो वो वीडी सावरकर साहब ने कहा था। खैर, खुदीराम बोस, बहुत इनका नाम सुने होंगे आप लोगों ने। इनमें क्या था कि खुदीराम बोस साहब महज 19 साल की उम्र में 1908 में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, उधम सिंह साहब, ये इनका भी पता होगा, इन्होंने संसद वहाँ इंग्लैंड में जाके गोली मारी थी। ठीक है, फ्रांसिस ओडवायर को, ठीक है, फ्रांसिस ओडवायर किया क्या था, तो फ्रांसिस ओडवायर ने से महज इतना कह दिया था कि हाँ, जलियांवाला बाग जो जनरल डायर ने करवाया है वो सही है। ठीक है, तो भाई जनरल डायर तो मर गया। जनरल डायर की खोजने के बाद उधम साहब जी उनको खोज रहे थे। ठीक है, डायर साहब को खोज रहे थे कि भैया तुमने सही कहा तो आओ, थोड़ा सजा भी भुगत लो। ठीक है, तो उनको मारा था डायरेक्ट बुक में छिपा के, ये कहानी भी सुना होगा आपने, बुक में गन छुपा के डायरेक्ट मारे थे उन्होंने। खैर, भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह की भी फांसी कब हुई, 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। तो भगत सिंह की फांसी 1931 में हुआ था। यह है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, 1883 में इनका जन्म हुआ था और 1966 में मर गए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 224 धन प्रस्ताव किसकी स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। देखिए, धन प्रस्ताव यानी मनी बिल की बात कर रहा है, तो मनी बिल जो है वो बिना भारत के राष्ट्रपति के कॉन्सेंट के, यानी भारत के प्रेसिडेंट के कॉन्सेंट के बिना उसको लोकसभा के पटल पर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मनी बिल है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि वो राष्ट्रपति के कॉन्सेंट के बाद ही वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, और सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं हो सकता। ठीक है, पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक, उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, ठीक है, वो बताता है कि वो धन प्रस्ताव की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता। वो धन प्रस्ताव मतलब वो क्या कहते हैं, मनी बिल है कि नहीं है। ठीक, उसके बाद राज्यसभा का अध्यक्ष, इसका कोई रोल, भारत का प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं। ठीक है, तो यानी ये चीज याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति उस पर कॉन्सेंट देता है, तब वो लोकसभा में जाता है। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष उसको यह बताता है कि यह लोकसभा का मतलब ये मनी बिल है या नहीं, यानी दिस बिल इज फॉल अंडर मनी बिल कैटेगरी और नॉट। क्लियर। ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107, मनी बिल आर्टिकल 110। क्लियर, तो ये है, याद रखिएगा। ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो कहीं से प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जबकि मनी बिल जो है यानी धन बिल जो है या धन प्रस्ताव जो है वो सबसे पहले आपके लोकसभा के पटल पर ही रखी जाती है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे शब्द सत्यमेव जयते को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है। भाई लाइव तो आ जाइए, लाइव तो कोई आता ही नहीं है। हाँ, लाइव अब आप अगर कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट होता है हमारे किसी भी सेक्शन में, अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज अगर आपको जाननी हो, तो आप हमें लाइव कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आप आराम से लाइव कमेंट करिए। हमने इसीलिए क्या कर दिया, स्ट्रीमिंग कर दिया है, प्रीमियर शो कर दिया है कि आप डायरेक्ट प्रीमियर पे हमारे कमेंट कर सकते हैं, लाइव चैट ओपन रहता है। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जो भी मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ अगर ना समझ में आए तो आप ठीक है, आप अभी कमेंट करिए और बेहतर होगा, हम बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लाइव जुड़िए हमारे साथ, जितना मैक्सिमम शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी साथ में कहिए, ताकि वो अगर उनको थोड़ा तैयार होगा तो वो टेस्ट के रूप में दे देंगे, और अगर नहीं तैयार होगा तो बेहतर इलस्ट्रेशन मिल जाएगा भाई, है ना। तो चलिए लाइव आप स्ट्रीम करिए और कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे वीडियोस कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है भाई, है ना भाई। देख के निकल लेते हो, ऐसे थोड़े होता है यार। ठीक है, चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखे शब्द सत्यमेव जयते को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है। देखिए, सत्यमेव जयते का मतलब ही होता है कि सत्य की सदैव विजय होती है। यह हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य माना जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, और इसको मुंडक उपनिषद नामक ग्रंथ से
लिया गया है। क्लियर? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सत्यमेव जयते का जो है ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और इसका मतलब होता है सत्य की सदैव विजय होती है या जीत होती है। क्लियर है? याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, आप देखेंगे तो अशोक के सारनाथ जो सिंह स्तंभ है वहां पे ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बना है और वहीं से ये चिन्ह लिया गया है जिसका सत्यमेव जयते नाम दिया गया। ये किस ग्रंथ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्लियर? चलिए, तो आज का सेक्शन ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका लाइव चैट ओपन है, अभी आप उस पर कमेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है। और अगर आपको ये सेक्शन पसंद आ रही है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें और बोले उनसे ज्यादा से ज्यादा व्यू करने के लिए, देखने के लिए, प्लस हमारे साथ चैट में जुड़े, बात करें, ठीक है। चलिए, सर्च करिए जीत क्लासेस विद सुदीप सिंह। अगर आपने अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और फेसबुक पेज पे जाइए, वहां फॉलो करिए, हमारे डेली क्वेश्चन सॉल्व करिए। हम प्रॉमिस करते हैं आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा जो महज उलझाऊ होता है और महज सिर्फ क्वेश्चन की हो, ठीक है। हम सिर्फ वही क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे आपके सामने जो न सिर्फ वो क्वेश्चन हो बल्कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आपके एग्जाम में फंसे, ठीक है ना। चलिए, तो बढ़ते हैं, अगले मिलेंगे आपके अगले सेक्शन में। तब तक के लिए आप हमें वेट करें, जो भी है ना। फिर मिलते हैं। जीत क्लासेस विद सुदीप सिंह सर्च करिए और लाइक करिए। अगर आपने हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या इंस्टा के माध्यम से। चलिए, फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।